हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4, जो कि है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ईएसआईसी। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 2 में ईएसआईसी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था, इस कॉर्पोरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था। तो और 24 में क्या दिया है? 24 में दिया है प्रिंसिपल ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ। जैसे हम लोगों ने ईपीएफ के प्रिंसिपल ऑफिसर्स के बारे में चैप्टर 3 में जाना था, उसी तरीके से यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ ईएसआईसी के बारे में दिया है। कौन अपॉइंट करेगा? तो सीजी अपॉइंट करेगा डायरेक्टर जनरल को। ओके, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, सीजी मीन सेंट्रल गवर्नमेंट may appoint director general of the corporation and one more authority is there, financial commissioner. Okay, जिसको हम लोग कह सकते हैं एफसी। ओके, दे शैल बी द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो हमेशा याद रखिए प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन है कॉर्पोरेशन के? तो डायरेक्टर जनरल है और फाइनेंशियल कमिश्नर। तो चलिए, डीजी एंड एफसी ओके शैल होल्ड ऑफिस नॉट एक्सीडिंग 5 years। तो ज्यादा से ज्यादा कितना टेन्योर होगा उनका? 5 साल का टेन्योर होगा। आउटगोइंग डीजी एंड एफसी ओके शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो उनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? सीजी डिसाइड करेगा। सी डीजी एंड एफसी ओके कौन सी पावर्स और ड्यूटीज डिस्चार्ज करेंगे? एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड शैल परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज में बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। जो रेगुलेशन के हिसाब से और भी ड्यूटीज फंक्शंस दिए जाएंगे, उनको वो भी फॉलो करना है। they shall be disqualified okay from being DG and FC। okay, अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो 8 में हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 8 में पढ़ा था, उसमें अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन आता है तो दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बी द डीजी और एफसी। सेंट्रल गवर्नमेंट में एनी टाइम रिमूव, देखो रिमूवल का भी पावर है सीजी को। ओके, बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर है। डायरेक्टर जनरल एंड एफसी को वो रिमूव कर सकते हैं अपने ऑफिस से, अगर वो रिमूवल रिकमेंडेड है बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगर ये ऐसी कॉर्पोरेशन, देखो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। और अगर कॉर्पोरेशन के लगा कि ओके दीज आर नॉट द फिट पर्संस, ओके सो दे कैन आस्क फॉर द रिमूवल। ओके, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ऑफ वोट सपोर्टेड बाय द वोट नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्पोरेशन। फिर सीजी कैन रिमूव ओके एफसी एंड डीजी। चलिए, corporation may employ such other officers and employees as may be necessary for efficient transaction of the business। okay, along with the principal officers other employees भी appoint करने का power है corporation को। the sanction of central government shall be obtained for creation of any post monthly maximum monthly salary which exceeds salary as may be prescribed। okay, तो जो भी prescribed salary है उसके ऊपर का जो salary रहेगा उसके लिए okay after obtaining the special approval from the central government they can give it। method of recruitment, salary, allowances, okay, discipline and other conditions of the service shall be such as may be prescribed in the regulation। regulation के हिसाब से prescribe किया जाएगा। provided that terms and conditions of the service including pay and allowances of such post of medical specialist, देखो मेडिकल स्पेशलिस्ट है ना ईएसआईसी में, ओके उनके रिलेटेड जो भी रहेंगे, ओके मेडिकल स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट, बिकॉज मेडिकल बेनिफिट की बात हो रही है कॉर्पोरेशन में ईएसआईसी में, possessing comparable qualification expertise as may be notified by the central government with equivalent post of the specialist and super specialist of AIMS in उनके हिसाब से ही होना चाहिए, ऑन पार विद द एम्स ओके सुपर स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के रिलेटेड उनका ओके दर्जा होना चाहिए। ओके, यही बात इधर दी गई है। provided further that where corporation is of the opinion it is necessary to make departure from the said rules, can they do so? yes, central government का approval लेके okay they can go from the said rules and orders। this shall not apply to the appointment of consultant specialists in various fields appointed on the contractual basis। contractual basis और contract basis पे जो appointment होती है उसके लिए ये rules लागू नहीं होंगे। in determining the corresponding scales of the pay of officers and employees, corporation shall have regard to the educational qualification and method of recruitment, duties, responsibility, ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई जाएगी। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, ओके उनकी स्केल पे स्केल फिक्स करते वक्त, ओके
और कॉर्पोरेशन क्या करेगी, मैटर किसको रेफर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एवरीथिंग इज कमिंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। हर कोई अपॉइंटमेंट, एवरी अपॉइंटमेंट ओके टू द पोस्ट अदर देन मेडिकल एंड नर्सिंग और पैरामेडिकल पोस्ट corresponding to group A and group B okay under CG shall be made in consultation with UPSC। UPSC का कंसल्टेशन लेने के बाद ही ओके ये ग्रुप ए करस्पॉन्डिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ओके अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। बट अदर देन मेडिकल रखा है, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल ओके, इसमें ये बात है। टेम्पररी अपॉइंटमेंट के लिए जो 1 साल के ऊपर नहीं है, इसके लिए ये प्रोविजन लागू नहीं होंगी। Okay, so such officiating or temporary appointment shall not confer any claim of regular, अगर temporary appointment है तो okay, any claim of regular employment shall not count towards seniority, ये ध्यान में नहीं रखा जाएगा। If any question arises to the post correspond to group A or group B post under central government, the question shall be referred to that government whose decision shall be final। Okay, तो ये बात हुई 24 में। ओके सेक्शन 24 में बात की गई है प्रिंसिपल ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज की। 25 में देखिए क्या बात की है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड की एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए होगा। जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है ओके, हमेशा याद रखो ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन 2 तरीके से दिया जाता है ओके। एक आता है एम्प्लॉयर के साइड से, दूसरा आता है एम्प्लॉई के साइड से, राइट। कितना आता है 3.25% जो एग्जिस्टिंग में बात कर रहा हूं, और 0.75% तो ग्रॉस सैलरी ओके। तो क्लियर है। देखो आज के दिन ओके अगर आप वेबसाइट पे भी जाके देखोगे ये डेटा अवेलेबल है, 3 से 3.5 करोड़ एम्प्लॉइज हर महीने ओके अपना ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन देते हैं। थ्रेशोल्ड क्या है, जो 21,000 से कम कमा रहा है ग्रॉस सैलरी ओके, ग्रॉस वेजेस हम लोग बात करेंगे, उनका ये कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है okay, for them it is mandatory to contribute towards the ESIC fund okay। तो ये ESIC का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जिसमें ये सारे ये कंट्रीब्यूशन आएगा okay। तो इसके बारे में जानेंगे। ऑल कंट्रीब्यूशंस और द एंड यूजर चार्जेस, देखो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यूजर चार्जेस आ रहे हैं अंडर द चैप्टर, एंड ऑल अदर मनीज, वो जो भी ऑल अदर मनीज रहेगी ओके ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी पेड इनटू द फंड, एक फंड में जाएगा ओके उसको हम लोग कहेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, which shall be held okay and administered by the corporation। कौन करेगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन देखेगा। यूजर चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द अदर बेनिफिशियरीज रेफर टू इन सेक्शन 44 shall be deemed to be the corporation। कॉर्पोरेशन क्या ले सकता है, और ग्रांट्स ले सकता है, डोनेशंस ले सकता है, सीएसआर ले सकता है, गिफ्ट्स ले सकता है फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इवन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी एंड एनी इंडिविजुअल और बॉडी, उनसे ग्रांट्स मिल सकती है, डोनेशन मिल सकता है, सीएसआर फंड मिल सकता है, ये सारी चीजें जो है कॉर्पोरेशन ले सकता है अंडर दिस फंड। Subject to the provisions, all monies accruing and payable okay to the fund shall be deposited in such bank okay। एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा जो अप्रूव किया जाएगा किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से ओके, टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट स्टाइल द अकाउंट इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड। उस फंड को क्या कहा जाएगा, उसी पर्टिकुलर नेम से उसको जाना जाएगा ओके। क्लियर है। एनी मनी ओके दिस फंड और एनी मनी which is held by the corporation shall be deposited or invested okay। वो डिपॉजिट किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उसको डिपॉजिट कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, एंड शैल बी ऑपरेटेड ओके बाय सच ऑफिसर एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5, उसको कहेंगे हम लोग स्टैंडिंग कमिटी। देखो एक 2 इंपॉर्टेंट विंग है ओके ईएसआईसी कॉर्पोरेशन के, एक है स्टैंडिंग कमिटी, एक है मेडिकल बेनिफिट कमिटी ओके, उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले थोड़ी देर में। तो क्लियर है। तो 25 बात करता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड के बारे में ओके। 24 बात कर रहा था हमारे प्रिंसिपल ऑफिसर्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 में दिया है पर्पजेस फॉर विच दिस फंड में बी एक्सपेंडेड। देखो 25 में बात की गई है कि फंड क्या है, 26 में बात की जा रही है कि ये फंड का पैसा कहाँ खर्चा किया जाएगा ओके। तो इट शैल बी एक्सपेंडेड वेयर ओके फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस, पेमेंट एंड बेनिफिट्स, प्रोविजंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस टू द इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन कौन है, जिसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स द इंश्योर्ड पर्सन। वेयर बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू द फैमिलीज, अगर फैमिलीज को दी जा रही है ओके,
देन द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग देयर टू, डिफरिंग द चार्जेस एंड कॉस्ट, वो भी किया जाएगा। में पेमेंट ऑफ फीस की जाएगी। अलाउंसेस टू द मेंबर्स, देखो कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स है, मेडिकल कमेटी के मेंबर्स है, मेडिकल बेनिफिट कमेटी के मेंबर्स है, और अदर कमेटी जो भी सब कमेटीज है उनके मेंबर्स है, उनका जो फीस है अलाउंसेस रहेगा वो भी इस पे खर्चा किया जाएगा। पेमेंट ऑफ सैलरीज दी जाएगी, लीव, ज्वाइनिंग टाइम अलाउंस दिया जाएगा, ट्रैवलिंग कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाएगा, ग्रेजुएटी कंपैशनेट अलाउंस, पेंशन, ये सारी जो बातें ऑफिसर्स के रिलेटेड होती है, जो खर्चे हैं वो इस फंड से किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ईएसआईसी में, ओके, ईएसआईसी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए तो बहुत पैसा लगता है। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, अदर इंस्टीट्यूशन, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ईएसआईसी के, आपको चार्ट मिलेगा कितने हॉस्पिटल्स इंडिया में, ओके, एस्टेब्लिश किए गए हैं, कितने डिस्पेंसरीज है, कितनी कैसे तरह की मेडिकल बेनिफिट दी जाती है, ओके, इंश्योर्ड पर्सन को। तो ये सारे खर्चे जो है, ओके, जो फैमिली मेंबर्स को भी दिए जाते हैं, ये सारे खर्चे कहाँ से निकाले जाएंगे, इस पर्टिकुलर फंड से। पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ओके, टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, प्राइवेट बॉडी और इंडिविजुअल, ओके, टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अटेंडेंस प्रोवाइडेड टू द इंश्योर्ड पर्सन, ये भी ना निकाला जाएगा, ओके, अगर उनके फैमिली को दिया जाता है। और इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट यूज की जाती है, मेडिकल इक्विपमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय द कॉर्पोरेशन, तो ये सारी चीजें दी जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ बेसिकली टाई अप करके हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज का निर्माण किया जाएगा, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। डिफरिंग द कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिटिंग, ये तो जनरल है, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स की जो भी उनके खर्चे है वो निकाले जाएंगे। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट्स, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण किया जा सकता है जो चैप्टर में दिया गया है, उसके खर्चे रहेंगे। पेमेंट ऑफ एनी सम्स, ओके, अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोर्ट, ओके, और स्टैंडिंग कमिटी बाय एनी ऑफिसर ड्यूली ऑथोराइज, ओके, और कोर्ट ट्राइब्यूनल, ओके, उसके रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा। अगर डिक्री पास होती है, देखो कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस हो सकती है, कॉर्पोरेशन केस फाइल कर सकता है, तो लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, नहीं, ओके, बिकॉज कॉर्पोरेशन क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनको ये सारी फीचर्स मिल जाएगी, ओके, तो लीगल प्रोसीडिंग का खर्चा हो जाएगा अगर क्लेम इंस्टीट्यूट हुआ है कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट। अगर कॉर्पोरेशन को इंस्टीट्यूट करना है, डिफेंड करना है कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो भी किया जा सकता है, ओके। Differing expenditure within the local limits prescribed by the central government after consultation with corporation, ये भी खर्चा निकाला जा सकता है। Related to what? Okay, for the health and welfare of the insured person and for rehabilitation and re-employment of insured person who had been disabled or injured, उसके लिए भी जो खर्चा आएगा वो निकाला जा सकता है। उसके अलावा such other purposes as may be authorized by the corporation with previous approval of central government, अप्रूवल लेके कॉर्पोरेशन और भी कोई खर्चे कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट वैसे क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो पूछा जा सकता है कि कौन से खर्चे कॉर्पोरेशन कर सकता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सेक्शन 27 की, जो बात करते हैं होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो बॉडी कॉर्पोरेट है कॉर्पोरेशन, तो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इधर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करने की बात हो रही है, देखो हॉस्पिटल सेटअप करने वाले, डिस्पेंसरी सेटअप होने वाले, तो उसके लिए उनको राइट तो चाहिए ना, तो कॉर्पोरेशन के पास वो राइट है, ओके। एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, टेक एन अक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल भी, ओके, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी विच में हैव बिकम वेस्टेड, ओके, इन दी or have been acquired by it to do all necessary, okay, for the purposes of which the corporation is established. Main purpose क्या है, basically उनको हॉस्पिटल सेटअप करना, मेडिकल बेनिफिट देना थ्रू दिस हॉस्पिटल्स। Subject to the condition as may be prescribed, the corporation may from time to time invest any money which are not immediately required, okay, for the expenses properly deferrable from time to time and reinvest or realize such investment. तो इन्वेस्टमेंट का भी प्रोविजन है, जो अभी मेरे पास जरूरत नहीं है पैसे की, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो कॉर्पोरेशन वो इन्वेस्ट करेगा और जब भी जरूरत रहेगी, ओके, वो री इन्वेस्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा पैसा, वो सारी पावर्स रहेगी। प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओके, रेज लोन्स और टेक मेजर्स फॉर डिस्चार्जिंग सच लोन्स, तो ये भी हो सकता है, लोन ले सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं लोन को। For the benefit, okay, may constitute for the benefit of his officer and staff
क्लास ऑफ देम सच प्रोविडेंट फंड एंड अदर बेनिफिट। देखो बहुत सारे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, कॉर्पोरेशन के स्टाफ, ओके, एम्प्लॉइज रिक्रूट किए जा सकते हैं, उनके लिए प्रोविजन हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ओके, क्लियर है। 28 क्या बात कर रहा है? ऑल एम्प्लॉइज टू बी इंश्योर्ड। Every employee in an establishment to which this chapter applies shall be insured in such manner, whether electronically or otherwise, as may be prescribed by the central government. Okay, जो भी बताया जाएगा, ओके, एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्लीज, नॉर्मली आज के दिन में मेरा 21,000 से नीचे जो कमा रहे हैं उनको कंपलसरी उसमें इंश्योरेंस का पार्ट बनना है, इनको कंट्रीब्यूट करना है। An employee, whether insured or insurable, in respect of whom contributions are or payable, who is by any reason entitled to any benefit provided, shall be called as insured person। बार बार बात कर रहे हैं ना हम लोग insured person की। तो जिसका सिंपल सा बात है, देखो एक मिस्टर एक्स काम कर रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में, ओके, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ओके, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड उसको क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है ₹20,000। क्या उसका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए? जाना चाहिए, ओके, और ये बनेगा फिर इंश्योर्ड पर्सन। क्लियर है? तो एबीसी विल बिकम इंश्योर्ड पर्सन बिकॉज इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो चला जाएगा ईएसआईसी के पास। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें दिया है कंट्रीब्यूशंस कैसे पे करते हैं, ओके। The contribution payable under this chapter in respect of an employee shall comprise contribution payable by employer. Okay, that is called as employer contribution and employees contribution. कितना था? मैंने आपको बताया अभी 3.25% of employer side, 0.25% from employee side. Okay. कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी इधर तो नहीं दिया है, अभी ये पूरी तरह इंप्लीमेंट होने के बाद हम लोग को शायद चेंजेस भी दिख सकते हैं इस परसेंटेज में। जो आज के दिन में कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। Contributions, employees contribution and employees contribution both shall be paid as such rate as may be prescribed. Okay, तो आज के दिन फिर से मैं याद दिलाता हूँ, and 75%, ओके, तो ये है मेरी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और ये है मेरी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है ये पे करने का? ये पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर का। The wage period in relation to which an employee shall be the unit as specified by the regulation, okay, in which all contribution shall be payable. Okay, normally कौन से दिन तक दिया जाता है? अगर मेरी कंट्रीब्यूशन है लेट्स से नवंबर मंथ की, तो दिसंबर के 15 से पहले वो कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए। दैट इज अ रूल। The contribution payable in respect of each wage period shall ordinarily fall due on the last day of the wage period, and where an employee is employed for the part of the wage period is employed under two or more employers during the same wage period, the contribution shall fall due on such days as may be specified। अगर 2 दिन में अगर अलग अलग एम्प्लॉयर्स के साथ उस पर्टिकुलर वेज पीरियड में काम करते हैं तो उसके लिए ये रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30, एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। The types of expenses which may be termed as admin expenses or administrative expenses and the percentage of the income of the corporation, okay, वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। एंड द कॉर्पोरेशन शैल कीप इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विद इन द लिमिट, जो लिमिट दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? 31 क्या बात कर रहे हैं? प्रोविजंस एज टू पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ओके, टू द एम्प्लॉयर। ओके, देखिए हम लोग कौन सी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं? ओके, सेक्शन 42 से लेके, ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं आगे की प्रोविजंस, ओके, जो 52 तक जाएगी। इतने सेक्शन है ईएसआईसी के लिए। The employer shall pay in respect of every employee, whether directly or employed by him, okay, through the contractor, both employees contribution and, तो देखिए ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसको देना पड़ेगा ये पैसा। Notwithstanding anything contained in any other law, okay, if any made under this law, employer shall, in respect of the employee directly employed or be entitled to recover from the employee's contribution। तो जो 3.25% है वो तो एम्प्लॉयर देगा, लेकिन 0.25% जो है वो एम्प्लॉय से रिकवर किया जाएगा और कंट्रीब्यूशन के रूप में वो दिया जाएगा ईएसआईसी को। क्लियर है? नो सच डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम वेजेस अदर देन सच एज रिलेट्स टू द पीरियड और पार्ट ऑफ द पीरियड, मीन्स उस पर्टिकुलर वेज पीरियड का ही पार्ट होना चाहिए। ओके, Neither employer nor contractor shall be entitled to deduct employer's contribution from any wages payable to an employee
or otherwise recover it from him. So only from that wage period उसको वो particular contribution निकालना है और corporation को दे देना है. Any sum deducted by the employer from wages under the chapter shall be deemed to have been entrusted to him by the employees for the purposes of or of paying the contribution in respect of which it was deducted. So employer shall bear all expenses of remitting the contribution. और responsibility किसको दिया गया है? पूरी तरह employer को, not the employee's responsibility. The employer who has paid the contribution in respect of employees shall be entitled to recover an amount, okay, that is employee's contribution, either by deduction from any amount payable to him by the employer and or as a debt payable to the by the contractor. तो देखो कॉन्ट्रैक्टर ओके के थ्रू अगर एम्प्लॉयज लिए जाते हैं और उनका भी पेमेंट अगर है ना एम्प्लॉयर कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर से भी रिकवरी की जा सकती है. अगर कॉन्ट्रैक्टर ओके एक कॉन्ट्रैक्टर को अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयज का बिफोर द सेटलमेंट ऑफ एनी अमाउंट. Contractor shall be entitled to recover employee's contribution from the employees employed by or through him by the deduction. Similar way, contractor भी recover करवा सकता है. Subject to the provisions of this code, the corporation may make regulation for any matter relating to incidental to the payment and collection of contribution. Okay, तो इसके रिलेटेड रेगुलेशन बनाया जा सकता है कॉर्पोरेशन द्वारा. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 32 बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. क्यों? अलग अलग बेनिफिट्स दी जाती है. आपको एक क्वेश्चन आ सकता है फुल लेंथ में, शॉर्ट नोट में, या इवन 2 मार्क्स में सिंपली पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 or 3 बेनिफिट्स और 4 बेनिफिट्स गिवन बाय द गिवन अंडर द ESIC प्रोविजंस. ओके, सो इंश्योर्ड पर्सन, देयर डिपेंडेंट्स और द पर्सन्स हियर एंड आफ्टर मेंशन. ओके, कौन से बेनिफिट मिलते हैं उनको? उनको पीरियोडिकल पेमेंट मिल सकता है इंश्योर्ड पर्सन को इन केस ऑफ सिकनेस. तो पहला है सिकनेस बेनिफिट. ओके, सर्टिफाइड बाय द ड्यूली अपॉइंटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ओके, अगर वो बताता है कि हाँ ये सिक है पर्सन, ओके, एज पर द रेगुलेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, देन उसको मिलेंगे सिकनेस बेनिफिट. ध्यान में रखिए, इसको कहते हैं सिकनेस बेनिफिट. क्लियर है? दूसरा है पीरियोडिकल पेमेंट्स टू द इंश्योर्ड पर्सन बीइंग अ वुमन इन केस कंफाइनमेंट, मिसकैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, कंफाइनमेंट, प्रीमैच्योर बर्थ, चाइल्ड मिसकैरेज. तो ये बेनिफिट को क्या कहते हैं? मैटरनिटी बेनिफिट. क्लियर है? ये दूसरा बेनिफिट है. तो ये मेरा फर्स्ट बेनिफिट हो गया सिकनेस बेनिफिट. अगर वुमेन एम्प्लॉइज है, उनका कंट्रीब्यूशन जा रहा है ESIC को, तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ दिया जाएगा. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. पीरियोडिकल पेमेंट टू द इंश्योर्ड person suffering from disablement, okay, as a result of employment injury sustained by him as an employee for the purposes of this chapter. Okay, during the course of employment अगर उसको injury sustain होती है तो उसको मिलेंगे disablement benefit. क्लियर है? तो तीसरा बेनिफिट है disablement benefit. चौथा बेनिफिट है डिपेंडेंस बेनिफिट, जो डिपेंडेंट को दी जाएगी. सच डिपेंडेंस ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन हु डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजुरी. अगर एम्प्लॉयमेंट इंजुरी के वजह से इंश्योर्ड पर्सन की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो उनके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट दिया जाएगा पीरियोडिकल पेमेंट. उसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट बेनिफिट. क्लियर है? मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अटेंडेंस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, उसको कहते हैं मेडिकल बेनिफिट. ये तो सबसे कॉमन बेनिफिट है, ओके, जो दिया जाता है. एक और तरह का बेनिफिट है जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है, उसको हम लोग फ्यूनरल बेनिफिट भी कह सकते हैं. ओके, पेमेंट टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन हु हैज डाइड टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑन द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज इंश्योर्ड पर्सन. देखो इंश्योर्ड पर्सन का डेथ हो गया, ओके, तो सर्वाइविंग मेंबर को, एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर को दिया जा सकता है वो पर्टिकुलर बेनिफिट. ओके, did not have a family, अगर इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली नहीं है, ओके, टू द पर्सन हु एक्चुअली इनकर्स द एक्सपेंसेस, वो बेनिफिट दिया जा सकता है. बट ये ध्यान में रखना है कि ये फ्यूनरल बेनिफिट मिलते वक्त कितने महीने में दिया जाना चाहिए? 3 months में. देखो, एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल यू विल नॉट एक्सपेक्ट ना पर्सन विल गो एंड क्लेम द अमाउंट. ओके, तो उसके लिए ये आफ्टर ओके शोइंग द रिसीट्स एंड एवरीथिंग, ये रीइंबर्स किया जाएगा, ये क्लेम रीइंबर्स किया जाएगा. ओके, नॉर्मली इट शैल नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो नॉर्मली जैसे 15,000 रुपीज हो गया, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, उतना ही मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है. दे एज लेड डाउन इन द रेगुलेशन एक्सटेंड द मेडिकल बेनिफिट्स टू फैमिली ऑफ द पर्सन्स. ओके, फैमिली को भी मेडिकल बेनिफिट मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम द इंश्योर्ड पर्सन.
क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन टू क्लेम सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, ओके, ये सारी ओके, एंड द रेट्स एंड द पीरियड शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. The corporation may make regulations for any matter relating or incidental to the accrual or payment of benefit payable under this chapter. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कॉर्पोरेशन की कुछ पावर दी गई है टू प्रमोट मेजर्स फॉर द हेल्थ एंड ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. 33 में दी गई है. इन एडिशन टू द बेनिफिट, ये तो बेनिफिट के लिए हो गया. कॉर्पोरेशन का काम क्या है? दे में प्रमोट मेजर्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द insured person and for the rehabilitation and re-employment of the insured person who has been disabled. तो उसके लिए भी आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो. उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके री-एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कॉर्पोरेशन काम कर सकता है. उसके लिए एक फंड यूज किया जाएगा जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड विद इन सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब. क्लियर है? सेक्शन 34 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू एक्सीडेंट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, ये सारी प्रोविजंस आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन में भी देखने को मिलेगी. फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, एन एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट शैल बी प्रिज्यूम्ड इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू हैव अराइजन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. देखो, एक्सीडेंट होना चाहिए. अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी की बात करें तो जो एक्सीडेंट कनेक्टेड होना चाहिए, ओके, अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ड्यूरिंग टाइम वर्किंग टाइम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब वो मानी जाएगी एम्प्लॉयमेंट इंजुरी. एंड इन एक्सीडेंट हैपनिंग टू एन एम्प्लॉय इन और अबाउट एनी प्रीमाइसेस at which he is for the time being employed for the purpose of the employer's trade or business shall be deemed to arise out of and in the course of employment if it happens while he is taking steps on the actual or supposed emergency at those premises, rescue, protect person, etc. Okay, who are or are thought to be or possibly to be injured or imperiled or avert minimize serious damage injury. तो अगर ये सारी कुछ चीजें कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है पर्सन्स को, ओके, मिनिमाइज कर रहे हैं सीरियस डैमेज टू द प्रॉपर्टी को, तो ये समझा जाएगा, प्रिजम्पशन होगा कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ है अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर वो व्हाइल कम्यूटिंग, ओके, फ्रॉम हिज रेसिडेंट टू द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो जा रहा है, जैसे लेट से अगर वो एक्स प्लेस से अगर वाई प्लेस पे, मीन्स अगर वो कंपनी में जा रहा है काम करने के लिए, फैक्ट्री में, अपने घर से निकल के, ओके, तो वो भी ओके पर्टिकुलर अगर उसमें कुछ बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, ओके, फ्रॉम द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू हिज रेसिडेंट आफ्टर परफॉर्मिंग ड्यूटी, दे वो भी समझा जाएगा इट हैज अराइजन आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर है? Okay, if nexus between the circumstances, time and place, okay, is established. An accident happening while an employee is with the express or employed permission of his employer traveling as a passenger by any vehicle, okay, from his place to the work shall be deemed to arise. So अगर वो परमिशन लेके अगर किसी प्लेस से, ओके, अगर वो पर्टिकुलर व्हीकल लेके जा रहा है, तो भी वो एक्सीडेंट समझा जाएगा अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. So the accident would have been deemed to have so arisen had he been under such obligation at the time of accident. The vehicle is being operated by or on behalf of the employer, operated by on or behalf of the employer हो रही है, or such person by whom it is provided in pursuance of the arrangement made in this with his employer. He is not being operated in the ordinary course of पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस. तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है. व्हीकल के डेफिनेशन में क्या क्या आ सकता है? वेसल आ सकती है, इवन एयरक्राफ्ट भी आ सकती है, रोडवेज तो डेफिनेटली है. तो देखो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है. पहले तो एक्सीडेंट. एक्सीडेंट क्या है? ओके, अनप्लान्ड मिसहैप और एनीथिंग. ओके, एक्सीडेंट के वजह से क्या होगी? इंजुरी होगी. ओके, इंजुरी कहाँ हो सकती है? ओके, और ये सारी चीजें अराइजिंग आउट ऑफ, ओके, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए. ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये चीजें ध्यान में रखनी है. ओके, तभी ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. क्लियर है? सो नेक्स्ट है एक्सीडेंट हैपनिंग, ओके, व्हाइल एक्टिंग इन द ब्रीच ऑफ लॉ. एन एक्सीडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव arise out of or in the course of employees employment notwithstanding
he is at the time of the accident acting in contravention of the provisions of any law. Okay, if the accident would have been deemed to so have arisen had the act not been done in contravention, as aforesaid, or without instruction from his employer, and that act is done for the purpose of and in connection with the employer's trade or business, तभी ये समझा जाएगा accident happening while acting in the breach of laws. Okay, shall be deemed to have arise out of or in the course of employees. देखो ये बातें बार बार होगी, arising out of, in the course of the employment. ओके अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है तो वो ब्रीच समझा जाएगा, बेसिकली यही दिया है उन्होंने. ऑक्यूपेशनल डिसीज, ओके ये पार्ट भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके एम्प्लॉय कंपनसेशन में अगर वो डिसीज जो है वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, जैसे कि सिलिका इस कंपोनेंट के साथ सिलियोकाइसिस डिसीज कैन बी कनेक्टेड. ओके तो बेसिकली ओके उन्होंने ये सारी बातें दी हैं स्केड्यूल्स में. इफ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट ए of the third schedule, okay, contracts any disease specified will be called as occupational disease peculiar to that employment. If the employee employed in the employment specified in part B of the schedule for a continuous period of not less than 6 months contracts any disease, okay, part B का disease. So basically इसमें अलग अलग तरह के diseases दिए, पीरियड डिफाइन किया गया है. ओके और अगर ये डिसीज हो जाता है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज को तो वो समझा जाएगा ऑक्यूपेशनल डिसीज, उसके लिए भी कंपनसेशन दी जाती है. ओके अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड बी डीम्ड टू बी द एम्प्लॉयमेंट इंजरी डायरेक्टली. और फिर कंपनसेशन में तो एम्प्लॉयज को मिलेगी, बट ईएसआईसी में भी यहाँ बेनिफिट देने वाले हैं. नो बेनिफिट, ओके डिसेबलमेंट बेनिफिट के लिए ये सारी बातें हो रही है. नो बेनिफिट शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिसीज अनलेस द डिसीज इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफिक इंजरी बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. Shall not apply to cases to which this section applies, that is okay. References to medical board, उसके बारे में ये सेक्शन है 37. If any question whether okay the relevant accident has resulted in permanent disablement or whether the extent of loss of earning capacity can be assessed provisionally or finally, whether the assessment of the proportion of the loss of earning capacity is provisional or final, okay, or in case of provisional assessment as to the period which the assessment shall hold good. ये सारे जो questions है वो कौन decide करेगा? मेडिकल बोर्ड. ओके कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन, उसको मेडिकल बोर्ड कहा जाएगा. एंड एनी सच क्वेश्चन शैल हियर आफ्टर बी रेफर टू एज डिसेबलमेंट क्वेश्चन. ओके तो ध्यान में रखिए, ओके डिसेबलमेंट बेनिफिट देते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रही है एम्प्लॉय की, वो देखना बहुत जरूरी है. लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मीन्स व्हाट? ओके मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां हम लोगों ने टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट, टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्पररी डिसेबलमेंट, ये सारी जो डेफिनेशंस पढ़ी थी जब मैंने आपको शेड्यूल दिखाए थे. अगर किसी एम्प्लॉय के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों हाथ चले जाते हैं, तो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी 100%, राइट. ओके तो ये सारी बातें अगर उसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो मेडिकल बोर्ड को रेफर की जाएगी. The case of any insured person for permanent disablement benefit shall be referred by the corporation to medical board for the determination of disablement in question. कौन डिसाइड तो करना चाहिए ना किसी ने, तो इसी मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा. The extent of loss of earning capacity of the insured person is provisionally assessed. It shall again be so referred to the medical board not later than the end of period taken into account for by the provisional assessment. provisional assessment के बाद भी उसको मेडिकल बोर्ड में रेफर किया जा सकता है. एनी डिसीजन, जो भी डिसीजन दिया जाएगा मेडिकल बोर्ड द्वारा, मे बी रिव्यूड एट एनी टाइम बाय द मेडिकल बोर्ड इफ इट इज सेटिस्फाइड by the fresh evidence that the decision was given on the consequences of non-disclosure, misrepresentation by the employee or any other person of the material fact. Because हो सकता है ना मिसरिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके नॉन डिस्क्लोजर किया जा सकता है एम्प्लॉय के द्वारा और एनी अदर पर्सन के द्वारा. मटेरियल फैक्ट नॉन डिस्क्लोजर और मिसरिप्रेजेंटेशन है. ओके तो ये रिव्यू करने के बाद ही मेडिकल ओके बोर्ड डिसीजन पे आ सकता है. Any assessment of the extent of the disablement resulting from the relevant employment injury may also be reviewed by the medical board if it is satisfied that since the making of the assessment there has been substantial or unforeseen aggravation. वो इंजुरी एग्रीवेट हो रही है, देखो
एग्रीवेट होना मीन्स व्हाट, अन्य अगर उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं किया गया तो इंजरी बढ़ सकती है। ओके, तो उसका भी रिव्यू किया जा सकता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। ओके, असेसमेंट के बाद उसका इंजरी कितना एग्रीवेट हो रहा है। Okay, assessment shall not be reviewed under this subsection unless the medical board is of the opinion that, having regard to the period taken, the substantial injustice will be done by not reviewing it. तो ये सारी बातें जो रिव्यू का जो पावर है वो मेडिकल बोर्ड को दिया गया है। Except with the leave of the medical appeal tribunal constituted by regulation, and assessment shall not be reviewed again, okay, on any application made less than 5 years or in the provisional assessment 6 months. ये कुछ इतना पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, तो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दिस प्रोविजन। ओके, नॉट दैट इम्पोर्टेंट प्रोविजन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें सब मेडिकल बोर्ड के बारे में लिखा गया है। डिपेंडेंट बेनिफिट किसको मिलेगा? डिपेंडेंट्स को मिलेगा, जिसका अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुका है उसके डिपेंडेंट को। इफ द इंश्योर्ड पर्सन डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजुरी सस्टेन as an employee under this chapter, dependent benefit shall be payable to his dependents. Okay, जो रेट दिया जाएगा, ओके, एज में प्रिस्क्राइब है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इंश्योर्ड पर्सन डेथ होता है विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी डिपेंडेंट्स, वह कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो शैल बी पेड टू अदर डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज एट द सच रेट एंड प्रिस्क्राइब रेट्स एज में बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कुछ कोई भी कुछ डिसीजन है, ओके, अवॉर्डिंग डिपेंडेंट बेनिफिट्स अंडर दिस चैप्टर मे बी रिव्यूड at any time by the corporation if it is satisfied by the fresh evidence. Review किया जाएगा that the decision was given in consequence of non-disclosure or misrepresentation by claimant. ये कोई भी claimant आ सकता है और claim कर सकता है। ओके, तो इसके लिए रिव्यू प्रोविजंस और राइट्स दिए गए हैं, ओके, कॉर्पोरेशन को। ओके, subject to the provisions, the corporation may on such review direct the dependent benefits be continued, increase, reduce. तो बेसिकली ये राइट है कॉर्पोरेशन के, ओके, किस तरीके से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो देखिए, पहले वाले प्रोविजन में दिया था कि कौन से बेनिफिट्स है और एक एक बेनिफिट को अच्छी तरह उन्होंने, ओके, एक्सप्लेन किया है आगे के सेक्शंस में। देखो, मेडिकल बेनिफिट की बात हो रही है इधर, ये बेनिफिट्स कवर करेंगे इस पार्ट में हम लोग। एन इंश्योर्ड पर्सन where the medical benefit is extended to family also or the member of the family whose condition requires medical treatment and attendance shall be entitled to receive medical benefit. Okay, इंश्योर्ड पर्सन को मिलेगा और फैमिली मेंबर्स को भी मिल सकता है। सच इट में बी गिवन आइदर इन द फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट, ओपीडी बोल सकते हो, ओपीडी ट्रीटमेंट, ओके, ओपीडी ट्रीटमेंट, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट मिल सकता है, एंड अटेंडेंस इन द हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, अदर इंस्टीट्यूशन, और बाय विजिट्स टू द होम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। जो भी मेडिकल बेनिफिट नॉर्मली हम लोग लेते हैं, ओपीडी में लेती हैं जाके, या ओके हॉस्पिटल में ना अटेंडेंस बेनिफिट लेते हैं, विजिट किया जा सकता है होम पे इंश्योर्ड पर्सन के, या ओके, और इंज पेशेंट इन द हॉस्पिटल एडमिट किया जा सकता है, या हॉस्पिटल में बेनिफिट मिल दे सकते हैं। ये सारी बेनिफिट दिए जा सकती है इंश्योर्ड पर्सन और फैमिली मेंबर को एज में बी प्रिस्क्राइब। क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन, ओके, और फैमिलीज टू क्लेम मेडिकल बेनिफिट, कंडीशन, ओके, स्केल कितना मिलेगा, पीरियड कितना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, सिंपल है। Whom the contribution ceases to be payable under the chapter may be allowed to have medical benefit for such period and such as may be prescribed by the regulation. जिसका contribution रुक गया बट उसके बाद भी उसको कुछ पीरियड तक मिल सकते हैं बेनिफिट। Further provided that insured person who has attained the age of superannuation, complete हो गया उनका, okay, superannuation age, and person who retires under VRS scheme or takes premature retirement, okay, shall be eligible to receive medical benefit subject to the payment of contribution and condition. अगर वो रेगुलेशन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके बाद भी, सुपर एन्युएशन एज के बाद भी, और वीआरएस के बाद, देन आल्सो दे आर एलिजिबल फॉर द मेडिकल बेनिफिट्स। ओके, बहुत अच्छी प्रोविजन है, ओके, फॉर द इंश्योर्ड पर्सन। Provided also that insured person who ceases to be insurable employment on account of permanent disablement, okay, permanent disablement होने के बाद, okay, shall continue to receive medical benefit subject to the payment of contribution, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा।
The condition for grant of medical benefit to the insured person during employment injury shall be specified in the regulation. कितने benefit देने चाहिए वो सब regulation में दिया जाएगा. Corporation may establish medical education institute, okay, including colleges, dental college, nursing college, training institute भी create की जा सकती है of its officer, for its officer and staff with a view to improve the quality of their services. मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल रिक्वायर स्टूडेंट्स टू फर्निश अ बॉन्ड. एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा उनके स्टूडेंट को कि दे विल सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर सच टाइम. बहुत अच्छी प्रोविजन है कि उनके मेडिकल बेनिफिट देने के लिए उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, लाइक एन एम्प्लॉय बॉन्ड और ट्रेनिंग बॉन्ड, कि 1 साल 2 साल तक वो कॉर्पोरेशन में काम करेंगे और वो सारी सर्विसेज देंगे. द मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके, मे बी रन बाय द कॉर्पोरेशन. So medical education, medical colleges, okay, itself or on the request of the corporation by central or state government. Public sector undertaking as may be notified. So for the purposes, expression other body means such organization of persons which central government consider capable to run colleges. They may carry epidemiological surveys or studies for assessment of the health and working condition. That is okay. तो ये हो गया हम सारी बातें मेडिकल बेनिफिट के बारे में. अगर क्वेश्चन आता है सेपरेटली, यू हैव टू राइट डाउन सेक्शन 39. सो प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके, बाय स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट और बाय कॉर्पोरेशन. State government shall provide for insured person and their families in the state reasonable medical and surgical obstetric treatment. State government may, with the approval of the corporation, arrange for medical treatment in the clinics and medical practitioners on such scale as may be agreed upon. So basically, they can have a kind of tie-up with the hospital dispensaries to provide these medical benefits and the medical treatment. Where the incident of sickness benefit payment to the insured person in any state is found to exceed all India average, the amount of such excess shall be shared between corporation and state government. फिक्स किया जा सकता है दोनों के बीच में, ओके, जो भी पर्टिकुलर ओके पेमेंट है अगर वो एक्सीड हो रहा है तो. दे में इन केस वेव द रिकवरी ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर इज टू बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, सिकनेस बेनिफिट एंड ये सारी बातें इस पर्टिकुलर सेक्शन में दी है. कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ओके, नेचर एंड स्केल का, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से दी जा सकती है इंश्योर्ड पर्सन और फैमिली मेंबर्स को, फॉर शेयरिंग द कॉस्ट देयर ऑफ, किस तरीके से कॉस्ट शेयर हो सकता है, ओके, और रिगार्डिंग सिकनेस बेनिफिट. अगर एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट, ओके, देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रपोर्शन it shall be shared between corporation and that government shall be determined by the arbitrator. तो arbitrator बीच में आ जाएगा और डिसाइड करेगा. सी प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद, ओके, दे कैन एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ओके, to provide certain benefits to the employees in sickness, maternity and employment injury. So organization shall have such structure, discharge functions, exercise as may be prescribed by the central government के अंडर ये काम करेगा. ओके, तो ये सारी बातें इसमें दी है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट. आई थिंक वी शुड प्रोसीड फर्दर. जनरल प्रोविजंस हैज टू बेनिफिट. जनरल प्रोविजंस क्या है? सेव एंड एज मे बी प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू कम्यूट फॉर lump sum any disablement benefit admissible under this chapter. Save as may be provided in the regulation, no person shall be entitled to sickness benefit or disablement benefit for temporary disablement on any day on which he works or remains on leave. Okay, तो जनरल प्रोविजंस इतने पूछे नहीं जाएंगे. तो मैं स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ. ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही. आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं 42 to 52 के बारे में बात करूंगा.
Thank you so much for watching this video, and please if you have liked this video, do share, like and subscribe, and please give your comments in the comment box, okay, so that I can come up with the videos like this for in the my next lectures. Till then, goodbye.